वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वर संधि के कुछ भेदों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं यण स्वर संधि का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शिक्षण बिंदु, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई या ह्रस्व उ या दीर्घ उ और री के आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई का स्वर रहित ये बन जाता है और ह्रस्व उ और दीर्घ उ का स्वर रहित वह बन जाता है और री का स्वर रहित र बन जाता है तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण यथावत रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वह यण स्वर संधि कहलाती है। देखिए इस परिभाषा को हम सरल रूप में समझें। ई या दीर्घ ई का योग भिन्न स्वर से होने पर निर्माण होगा स्वर रहित ये का और भिन्न स्वर यथावत रहेगा। अगर हम इसे सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ई या ई का योग भिन्न स्वर से होने पर ई या ई स्वर रहित ये में बदल जाएगा और ये भिन्न स्वर यथावत रहेगा। और देखिए जब उ या दीर्घ उ का योग भिन्न स्वर से होता है तो परिवर्तन होकर बदलाव होकर स्वर रहित व का निर्माण होता है और भिन्न स्वर यथावत रहता है। इसे भी अगर हम सूत्र के रूप में लिखें तो उ या दीर्घ उ का योग भिन्न स्वर से होने पर उ या दीर्घ उ स्वर रहित व में बदल जाएगा और भिन्न स्वर यथावत रहेगा। इसके अलावा और देखिए री का योग भिन्न स्वर से होने पर निर्माण होगा स्वर रहित र का और भिन्न स्वर यथावत रहेगा। हम इसे भी सूत्र के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं री का योग भिन्न स्वर से होने पर री स्वर रहित र में बदल जाएगा और भिन्न स्वर यथावत रहेगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं और देखते हैं यण स्वर संधि के उदाहरण। तो यण स्वर संधि का सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं यदि धन अपि। इसमें संधि करने के लिए ये जो प्रथम वर्ण है इसका अंतिम वर्ण ई चाहिए, जो ये ई इधर बाहर निकाल लिया और इधर बचा यद, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहिए जो अ है और इधर बचा हुआ पी इधर लिख दिया। अब ध्यान से देखने पर दिखाई दे रहा है कि ई का योग ऐसे हो रहा है, तो ई का योग ई से होता, समान स्वर से होता तो ये दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन ई का योग असमान स्वर से भिन्न स्वर से हो रहा है तो नियमानुसार ई को स्वर रहित ये में बदल देंगे। तो इस ये को स्वर रहित ये में बदल दिया और इधर बचा यद और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यथावत रहेगा, तो इस द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को यथावत जो का तो यहाँ पर लिख दिया और इधर बचा हुआ पी इधर लिख दिया। और ये जो ये स्वर रहित है इसमें ये आगे स्वर आ रहा है ये जुड़ जाएगा और ये पूर्ण हो जाएगा और इधर बचा हुआ यद और इधर बचा हुआ पी इधर लिख दिया। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा यद्यपि। यदि धन अपि जो मूल रूप में थे इनमें ई का ये बन गया और निर्माण हो गया यद्यपि का। हम इसे संधि विच्छेद देखते हैं इसका, और संधि विच्छेद से पहले हम करेंगे वर्ण विच्छेद। तो यण संधि में हमें यहाँ पर ये दिखेगा, तो इस ये को मैं बाहर लेता हूँ तो इधर बचेगा, ये बाहर ले लेते हैं और इधर बचा हुआ यद इधर और इधर बचा हुआ अपि इधर लिख दिया। अब ये जो ये था ये किससे बना है, इसे मूल रूप में हमें लिखना होगा। जिस वो जो परिवर्तन हुआ था उस परिवर्तन को निरस्त करते हुए जिससे इसका निर्माण हुआ था हम पुनः इसे उसी में बदल देते हैं। तो ये बनता है ई या दीर्घ ई से। ई या दीर्घ ई का असमान स्वर से या भिन्न स्वर से योग होने पर ये में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये में बदल गया था और इस ये को हम वापस ई में या दीर्घ ई में बदल देंगे और इधर बचा हुआ यद और इधर बचा हुआ अपि। तो ये जो द स्वर रहित दिखाई दे रहा है इन दोनों में से कोई एक इसमें जुड़ जाएगा। तो आप जानते हैं यदि होता है इसमें दीर्घ ई की मात्रा तो होती नहीं है, ह्रस्व ई ही जुड़ा है, तो यहाँ पर ह्रस्व ई जोड़कर इस पद को पूर्ण कर लेते हैं और यदि बना लिया और इधर का बचा हुआ द्वितीय पद
यहाँ पर यूं का यूं लिख दिया, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं था, केवल परिवर्तन इस ई का ये बना था। तो यहाँ पर हमने ये को फिर से ई में बदल दिया, मूल रूप में ले आए। यहाँ पर जो ये मूल रूप में थे यदि और अपि, यहाँ पर हम फिर से उस परिवर्तन को निरस्त करते हुए इनको मूल रूप में ले आए हैं। देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। तो यण स्वर संधि का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, और दूसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं शूधन आगत। अब इसमें संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए, तो इसमें अंतिम वर्ण है उ और इधर रह जाएगा स्वर रहित स। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ है, तो इस द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को ले लेते हैं और इधर बचा गत। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है उ का योग असमान स्वर से हो रहा है। अगर उ का योग उ से होता, समान स्वर से होता, तो ये तो दीर्घ संधि बन जाती, लेकिन उ का योग असमान स्वर से हो रहा है, तो नियमानुसार उ को हम बदलेंगे स्वर रहित व में। तो उ को हम स्वर रहित व में बदल चुके हैं, इधर बचा हुआ स्वर रहित स, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यथावत रहेगा, तो इसे यथावत लिख दिया और आगे का पद भी यूं का यूं लिख दिया। अब देखिए ये जो स्वर रहित व है, इसमें ये आ जुड़ जाएगा और ये स्वर रहित व पूरा हो जाएगा, वा बन जाएगा। इधर बचा स्वर रहित स और इधर बचा गत। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा स्वागत। सुधन आगत था, परिवर्तन हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, बदलाव हुआ और सु का यहाँ पर स्वा बन गया। तो इसे हम संधि विच्छेद करते हैं इसका, और संधि विच्छेद करने से पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से हम संधि विच्छेद की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। तो यहाँ पर आ भी दिखाई दे रहा है, मगर आ को अगर हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पर बचता स्व या श्वा और इधर बचेगा गत, जो कि इसका अर्थ पूर्ण नहीं करता। तो ये वह हम बाहर लेते हैं क्योंकि वह बना था उसे, तो इस वह को हम वापस बदलेंगे। तो वह बाहर लेने के बाद में इधर बच गया स और इधर बच गया आगत। तो वह का निर्माण हुआ था उ या उ से, ह्रस्व उ या दीर्घ उ से। तो इस वह को हम फिर से मूल रूप में बदल देंगे। तो इस वह को मैं बदल चुका हूँ, इधर बचा स्वर रहित स और इधर का पद इधर लिख दिया। अब ये जो स्वर रहित स है, तो इन दोनों में से कोई एक इसमें जुड़ जाएगा और इस स्वर रहित स को पूर्ण कर देगा। तो आप जानते हैं इसमें दीर्घ उ की मात्रा तो होता नहीं है, ह्रस्व उ की मात्रा ही होती है। तो ये जो सु उपसर्ग है, इसको लघु उ या ह्रस्व उ जोड़कर इसे पूर्ण कर चुका हूँ, और इधर का बचा हुआ दूसरा पद यथावत रहेगा, जो यथावत यूं का यूं लिख दिया। ये जो मूल रूप में यहाँ पर सुधन आगत था, ये फिर से हमें उस परिवर्तन को निरस्त करते हुए जो यहाँ पर असमान स्वर से योग हुआ था और ये उ व में बदल गया था, तो इस व को यहाँ पर फिर से उ में बदल दिया। तो ये संधि विच्छेद की प्रक्रिया हमने अपनाई। और इसके बाद में और उदाहरण देखते हैं हम यण स्वर संधि का। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। तो तीसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं पितृधन आलय। तो पितृ का मुझे री चाहिए, तो ये री बाहर लिख दिया, इधर बचा पित्त, क्योंकि री बाहर ले लिया तो तय स्वर रहित हो गया, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ ये लिया और इधर लय बच गया। तो री का योग यहाँ पर री से होता तो दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन री का योग असमान स्वर से हो रहा है, री का योग आ से हो रहा है। तो यण संधि के नियमानुसार जब री का योग असमान स्वर से हो तो री को हम बदलेंगे स्वर रहित र में, और इधर बचा हुआ पित्त और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यथावत रहेगा। तो ये आ यूं का यूं लिख दिया और इधर बचा हुआ लय यूं का यूं लिख दिया। अब यहाँ देखने पर दिखाई दे रहा है ये जो स्वर रहित र है, इसके आगे आ स्वर दिखाई दे रहा है, तो ये आ र में जुड़कर इसको पूर्ण कर देगा, रा हो जाएगा। इधर बचा हुआ पित्त और इधर बचा हुआ लय यूं का यूं लिख दिया। और जब ये तय यहाँ पर स्वर रहित है तो ये इसमें जुड़ेगा, र इसमें जुड़ जाएगा तो पित्र हो जाएगा, और आ की मात्रा जुड़ेगी तो पित्रा हो जाएगा, और लय इसमें जुड़ जाएगा। तो बन गया पितृधन आलय से हमें प्राप्त हुआ पित्रालय। पित्रालय का हम संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, और यण संधि में ये जो र है ये री से बनता है, इस र को हम फिर से री में बदलेंगे। तो यहाँ पर र बाहर ले लेते हैं और इधर बचा हुआ पित्त और इधर बचा हुआ आलय इधर लिख देते हैं। अब री बनता है
र बनता है री से, तो इस र को हम फिर से री में बदल देंगे और इधर बचा हुआ पित्त और इधर बचा हुआ आले हम लिख देते हैं। अब ये जो त स्वर रहित है तो इसमें री जुड़ जाएगा और इससे पितृ का निर्माण हो जाएगा और इधर बचा हुआ आले इधर लिख देते हैं। ये जो यहाँ पर पितृधन आले, पितृ और आले मूल रूप में थे, ये जो र में बदल गया था, इस र को हम फिर से यहाँ पर री में बदलकर मूल रूप में लाकर इस पित्त में जोड़कर पितृ बना लिया और आले यूं का यूं लिख दिया, क्योंकि इसमें द्वितीय पद का प्रथम वर्ण में कोई बदलाव नहीं आता है। देखते हैं एक और उदाहरण, हम यण स्वर संधि का एक और उदाहरण देख लें, री का र बनने वाला। तो इसका चौथा उदाहरण देखते हैं हम यण स्वर संधि का, पितृधन अनुमति। पितृ का री अंतिम वर्ण मुझे बाहर चाहिए, ये री ले लिया, इधर बचा हुआ पित्त और अनुमति जो द्वितीय पद है इसका प्रथम वर्ण बाहर चाहिए, तो अनुमति का अ और इधर बचा हुआ नुमति इधर लिख दिया। अब री का योग असमान स्वर से हो रहा है तो नियमानुसार री स्वर रहित र में बदल दिया जाएगा और इधर बचा हुआ पित्त और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यथावत रहता है तो इसे यूं का यूं यहाँ पर लिख देंगे और आगे बचा हुआ यहाँ पर लिख दिया। तो ये इस स्वर रहित र को पूर्ण कर देगा। तो यहाँ पर स्वर रहित र था, ये स्वर के साथ में पूर्ण हो चुका है, र इसमें जुड़कर ये र पूर्ण हो गया। इधर बचा हुआ पित्त और इधर बचा हुआ नुमति, यूं का यूं लिख दिया। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा पितृ नुमति। ये जो त इसमें जुड़ेगा र में तो त्र का निर्माण होगा और नुमति यूं का यूं जुड़ जाएगा। तो पितृ से पितृ बन गया, तो बदल गया र, ये जो री था ये र में बदल गया क्योंकि असमान स्वर से इसका योग हो रहा था। अब पितृनुमति का हम संधि विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं और यहाँ से इस र को हम बाहर लेंगे। र को बाहर लेने के बाद में इधर बचेगा पित्त और इधर बचेगा अनुमति। अब ये र किससे बना था? ये र बना था री से। जब री का योग असमान स्वर से होता है तो री र में बदल जाता है। तो हम संधि विच्छेद करते समय इस र को फिर से री में बदल देते हैं। तो इस र को यहाँ पर री में बदल दिया और इधर बचा हुआ पित्त और इधर बचा हुआ अनुमति यूं का यूं लिख देते हैं। ये जो यहाँ पर त स्वर रहित है और इसके बाद में यहाँ पर स्वर आ रहा है तो ये री इस त में जुड़ जाएगा और निर्माण होगा पितृ का और इधर बचा हुआ अनुमति। ये देखिए यहाँ पर मूल रूप में था पितृ और अनुमति, यहाँ बदलाव होकर पितृनुमति हो गया था। ये संधि की प्रक्रिया से बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ और संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हम उस बदलाव, उस परिवर्तन को निरस्त करके फिर से इनको मूल रूप में ले आए हैं। आइए इनके अन्य उदाहरण देखते हैं हम। ई का ये बनना, ई का योग जब भिन्न स्वर से होता है तो ई या ई का योग ये स्वर रहित ये में बदल जाता है और भिन्न स्वर यथावत रहता है। इस नियम के हम उदाहरण देखते हैं। मतिधन अनुसार, मत्ते अनुसार, यहाँ जो अंतिम वर्ण ई था ये में बदल गया और ये त स्वर रहित रह गया तो यहाँ पर इसमें जुड़ गया और अ ये में जुड़कर, क्योंकि ये जो ई का ये बना था ये स्वर रहित था तो ये पूर्ण हो गया यहाँ पर और त स्वर रहित ही रहेगा। रीतिधन अनुसार, रीत्यनुसार, प्रतिधन आवर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष, इतिधन आदि, इत्यादि, यदिधन अपि, यद्यपि, अतिधन अधिक, अत्यधिक, अधिधन आपक, अध्यापक, अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक, ऐसे हो जाएगा। अतिधन आधुनिक, अत्याधुनिक, अधिधन आदेश, अध्यादेश, अधिधन अक्ष, अध्यक्ष, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, अतिधन आचार, अत्याचार, देवीधन आलय, देव्यालय, विधन आस, व्यास, विधन अय, व्यय, निधन ऊन, न्यून, परिधन अंक, पर्यंक और प्रतिधन आशा, प्रत्याशा। तो ये थे ई का ये में बदलना और उ का व में बदलने वाले हम उदाहरण देख लेते हैं। इसके और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए तनुधन अंगी, तो उ जो था ये व में बदल गया और न स्वर रहित हो गया और स्वर रहित उ व में बदला था। ये उ था जो स्वर रहित व में बदला था और अंगी का अ जुड़कर व पूर्ण हो गया और ये जो न है ये स्वर रहित ही रहेगा। तो तनुधन अंगी तन्वंगी बना, अनुधन अय अन्वय बना और सुधन अल्प स्वल्प बना, सुधन अच्छ स्वच्छ, सुधन आगत स्वागत, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अनुधन इति अन्विति, अनुधन ऐषण अन्वेषण,
वधुधन आगमन, वध्वागमन। मधुधन अरि, मध्वरी। मध्वरी कहते हैं श्री कृष्ण को, मधु नामक राक्षस के अरि यानी शत्रु, तो मध्वरी। मधु के अरि, मध्वरी श्री कृष्ण। मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य। ये थे उ का व में बदलना, स्वर रहित व में बदलना, और रि का स्वर रहित र में बदलने वाले हम उदाहरण देख लेते हैं। पितृधन आदेश, पित्रादेश। मातृधन आदेश, मात्रादेश। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। पितृधन अंश, पितृंश। मातृधन अंश, मात्रंश। पितृधन अनुमति, तो पितृनुमति। मातृधन अनुमति, मातृनुमति। इन उदाहरणों का आप घर पे अभ्यास करेंगे और उसी प्रक्रिया से पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे, संधि की प्रक्रिया और संधि विच्छेद की प्रक्रिया। तो इसके बाद में हम देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में संधि का नाम बताते हुए संधि विच्छेद आपको करना है। तो देखिए पहला शब्द अरण्याच्छादित, इसमें कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। दूसरा शब्द देखिए दिव्यांग, और तीसरा शब्द देखिए आप कुशासन, और चौथा देखिए अंत्योदय, और पांचवा शब्द है व्याकरण, और छठा है पश्वधम। इन शब्दों में कौन कौन सी संधि है और इनका संधि विच्छेद क्या होगा,